दोस्तों 9 साल बाद, सही सुना आपने, 9 साल बाद इस देश का सबसे बड़ा चोर और सबसे ज्यादा नटोरियस फ्यूजिटिव विजय माल्या बोला है। और दोस्तों क्या बोला है, बट इट वॉजंट एन अपॉलजी, वो था सबसे बड़ा धोखा। राज शमानी के साथ 4 घंटे इंटरव्यू, इट वॉजंट जर्नलिज्म, इट वॉज हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट एक झूठ का जाल है। तो आओ शुरू करते हैं पहले क्लेम से और पहले झूठ से जो विजय माल्या ने बोला। विजय माल्या बोलता है कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया किसी से, डेट तो किंगफिशर एयरलाइंस का था, विजय माल्या का नहीं। अरे भाई, मैं पर्सनल गारंटर था। पर्सनल गारंटर का मतलब समझते हो? पर्सनल गारंटर होता है कि जब आपने कोई डेट लिया तो अगर आप उसमें एक पर्सनल गारंटर हो तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट, आपके सारे बैंक अकाउंट, सब कुछ लाइन पर है। गारंटर का ये मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को ठहराया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक मुजरिम, और उनके मना करने के बावजूद भी कुछ 340 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए ओवरसीज रातों रात। सवाल ये उठता है कि अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं था डेट से तो आपकी प्रॉपर्टीज क्यों प्लेज थी? गारंटर बनने के बाद कहना कि डेट से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसा ही हो गया कि शादी करने के बाद बोलना कि ये बीवी मेरी नहीं है। दूसरा क्लेम माल्या का कि गवर्नमेंट ने तो मुझसे कुछ 14,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए, ओरिजिनल डेट तो सिर्फ 6200 करोड़ रुपए का था। अगर मैं चोर होता तो बैंक को पैसा कैसे मिल जाता? पैसा मिल गया तो मतलब क्या क्राइम कैंसिल? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंडर गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि आपकी ज्यादा प्रॉपर्टी सीज कर सकती है। इंटरेस्ट 6200 करोड़ रुपए पे इतना लग गया कि वो कंपाउंड होते होते कुछ 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। रिकवरी माल्या जी तुम्हारी कोऑपरेशन से नहीं हुई थी, तुम्हारी स्पाइट में हुई थी। यूके कोर्ट ने क्लियरली बोला दैट दिस इज द क्लियर केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फंड डाइवर्जन। ये लॉजिक आप बताओ कि क्या हुआ कि अगर मानो कि एक बैंक डकैत बोले कि मेरी कोई गलती नहीं है जी, क्योंकि जो पैसा मैंने डकैती में लिया था वो तो पुलिस ने वापस से रिकवर कर लिया। वापस पैसा मिल जाना माल्या जी क्राइम को नहीं आपका रिजॉल्व करता, बस ये आपका जेल टाइम को पोस्टपोन करता है। अब अगला क्लेम माल्या जी का। माल्या जी कहते हैं कि मैंने कोर्ट के थ्रू 4 सेटलमेंट ऑफर दिए थे, बैंक ने एक्सेप्ट नहीं करे। पर ये ऑफर दिए कब? भाग जाने के बाद। प्रपोजल में मैसिव हेयर कट डिमांड कर रहे थे माल्या जी। इंडिया में रहने के बाद कभी कोई जेन्युइन ऑफर नहीं दिया, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक लीगल टैक्टिक थी, कोई गुडविल नहीं। सवाल ये है कि भाई लंदन में बैठने के बाद तुम ऑफर दे रहे हो, इसका यही मतलब हो गया कि आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद आप फोन कर रहे हो हॉस्पिटल में और कह रहे हो कि यार सॉरी अब ठीक कर दो। अब आते हैं इनके अगले क्लेम पर। अगला क्लेम बोलता है कि एम्प्लॉय सैलरीज नहीं दे सकता था क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। भाई वेजेस तो एयरलाइन जब कोलैप्स हुई थी उससे पहले से ड्यू थी, कोर्ट ने तो तुम्हारे नॉन कंप्लायंस की वजह से तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज करे। पर्सनल वेल्थ का क्या हुआ आपकी, वो कहां गई? विजय माल्या आपने अपने इस वाले टफ टाइम में एक फॉर्मूला इंडिया फोर्स 1 F1 टीम खरीदी थी जो कुछ 110 मिलियन डॉलर की थी, और इसी के चलते हुए आरसीबी खरीदी कुछ 111 मिलियन डॉलर की। और आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसे देने के लिए नहीं थे, यॉट में बर्थडे पार्टीज कर रहे थे, और आप बोल रहे हो कि आपके पास एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं थे या आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। ये कहां की प्रायोरिटी हुई? प्रायोरिटी तो ये थी जब आपके एम्प्लॉयज के पास पैसा नहीं था कुछ खाने के लिए, उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी थी एक फॉर्मूला F1 की टीम खरीदने के लिए। अगला क्लेम कि पैसा मैंने साइफन नहीं करा, सारा एयरलाइन के लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए यूज किया। दोस्तों ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ 3200 करोड़ रुपए थे जो डाइवर्ट करे गए ओवर इनवॉइसिंग की वजह से। कुछ 45 करोड़ रुपए अपने पर्सनल कॉर्पोरेट जेट पे खर्चा किया गया। शेल कंपनीज और ओवरसीज कंपनीज बनाई जिसमें पैसा डाइवर्ट हुआ। सम 87 करोड़ रुपीस वाज चार्ज एज सर्विस टैक्स फ्रॉम द पैसेंजर्स बट द मनी वाज नॉट गिवन टू द गवर्नमेंट। कुछ 4000 करोड़ रुपए की फेक ब्रांड वैल्यूएशन करी, एयरलाइन के लिए पैसा यूज किया। दोस्तों ये बताओ कि कौन सा पर्सनल जेट एयरलाइन के बिजनेस के लिए यूज होता है?
माल्या भाई, एयरलाइन चलाने के लिए ना जेट नहीं विंग्स चाहिए होते हैं। अगला क्लेम माल्या जी का, मेरा डाउनफॉल सिर्फ बैड टाइमिंग, बैड लक और पॉलिटिकल टारगेटिंग की वजह से हुआ। बैड टाइमिंग सिर्फ क्रिकेट में होती है, बिजनेस लाइन में नहीं। किंगफिशर एयरलाइन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं थी। 4 साल में नेगेटिव नेटवर्थ, कांस्टेंट स्ट्रैटेजी चेंज करते रहे। एयर डेक्कन को ओवर पे किया गया। अदर एयरलाइंस भी सिमिलर कंडीशन में थे बट दे वर स्टिल सस्टेनिंग। द ओनली प्रॉब्लम वाज योर एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल। अदर एयरलाइंस वर फ्लाइंग हाई माल्या जी, ओनली माल्या एयरलाइंस वाज क्रैश लैंडेड। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। तो दोस्तों, ये थी प्रॉपर ग्रेट व्हाइट वॉशिंग जो एक्सपोज की गई है आज। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रिहैबिलिटेशन करी गई है, सिलेक्टिव फैक्ट्स के बारे में बात करी गई है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन करी गई है और विक्टिम कार्ड खेला गया है माल्या की तरफ से। पोटेंशियल रिटर्न की क्या पता है प्रिपरेशन हो, और क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज की इंसल्ट करी गई है इस पॉडकास्ट में। इसमें मिसिंग था 1000 ऑफ एम्प्लॉयज जिनका पैसा और रोजगार छीन लिया गया। बैंक में जो पब्लिक मनी था उसको लेके भाग जाने के बारे में बात नहीं करी गई। अदर डिफॉल्टर्स को और इंकरेजमेंट दी गई। ईयर्स ऑफ लीगल रिसोर्सेज वेस्ट किए गए। दोस्तों, ये पूरे पॉडकास्ट में हमें ऐसा दिखाया गया है कि इमोशनली हमें ये लगने लग जाए कि विजय माल्या बेचारा एक सताया हुआ नागरिक था जो कि बाहर चला गया और इसको पैसे ये देना चाहता था पर इससे कोई ले नहीं रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल ट्रम्प कार्ड है दोस्तों जो खेला गया है। फैक्ट्स और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो कभी गलत नहीं होते और इसके अकॉर्डिंगली ही इज अ फ्यूजिटिव हु रैन अवे एंड डिड नॉट पे द मनी ऑन टाइम। दोस्तों, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो इमेज की व्हाइट वॉशिंग की गई है ये ठीक है, और क्या आपका इसके बारे में विचार है। बाकी अगर आपको ये वाली एनालिसिस पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड वेट फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड गुड एनालिसिस। थैंक यू एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।